सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। एक जानिब हम देख रहे हैं कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से इंतशार का माहौल है, दूसरी जानिब पख्तूनख्वा से सियासी बेयकीनी और अंदरूनी इख्तलाफात की सूरत हाल ऐसी खबरें आ रही हैं। KP काबीना में अहम रद्दोबदल हुआ है और अभी मजीद तब्दीली का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि वज़ीर आला KP ने अरकान कौमी असम्बली आतिफ खान और शेर अली को पार्टी ओहदों से भी हटा दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि बानी PTI के नए अहकामात अली अमीन गंडापुर को मिलने के बाद आज अहम ऐलानात मुतवक्की हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि PTI के अंदरूनी इख्तलाफात का असर सूबे पेपर पर पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि जो सारी मामलात चल रहे हैं इसकी रीज़न्स क्या है और इस तरह जो अवामी मसाइल हैं वो किस तरह से निगलेक्ट हो रहे हैं, उसको क्यों नहीं देखा जा रहा। PTI इस सारी हिकमत अमली क्या है इस सारी सूरत हाल में, जब हम देख रहे हैं कि एज अ जमात एज अ पार्टी एक मुश्किल वक्त में है। ऐसे में PTI की जो गवर्नमेंट है सूबे में उसके ये मामलात सामने आना ये कितना बड़ा इनके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है आंसर। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर दानिश हमारे साथ हैं, ज़ाहिर शाह शिराजी हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। शाह साहब आपसे आगाज़ करते हैं। पेशावर में बैठे हैं, इस वक्त सूरत हाल है क्या? पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस हवाले से इस्तीफ़ा भी आया। अभी हम देख रहे हैं कि मज़ीद इस हवाले से जो तब्दीलियाँ सामने आ रही हैं, बेसिकली रीज़न क्या है ये जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, किस वजह से वहाँ पर मसाइल जन्म ले रहे हैं अंदरूनी? आपका मेरे ख्याल में इत्तेफाक कह लें कि इस वक्त में ये कुछ मिनिस्टर्स को तब्दील किया गया, ख़ास तौर पर जो हेल्थ मिनिस्टर है, और ये बातचीत और बाज़ गश्त काफ़ी पहले से थी और इंतज़ार इस बात का था कि जो रिज़र्व सीटों का मामला सेटल होता है उसके बाद सेनेट के इलेक्शन जो KP से होने थे उसका इंतज़ार था। और क्योंकि एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनकी कारकर्दगी मेरे ख्याल में अप टू द मार्क नहीं थी, जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री है, एजुकेशन की मिनिस्ट्री है और साथ सोशल वेलफेयर और दूसरी ऐसी कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनके बारे में फ़ैसला हो चुका था कि इनकी जो पोर्टफोलियोज़ हैं मिनिस्टर्स के वो तब्दील किए जाएंगे या इन मिनिस्टर्स को हटाया जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है, इख्तलाफात बिल्कुल विजिबली ओपन है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात है नहीं। और जैसे आतिफ खान और अरबाब शेर अली को जो डीनोटिफाई किया गया है वो भी एक इंडिकेशन है कि शकील खान और आतिफ खान को इकट्ठा जोड़ा भी जाता है कि शायद वो उनके ग्रुप के जो है वो अहम बंदे हैं। साथ साथ आप देखें असद कैसर साहब, उनके भाई जो है वो उनका भी एक बड़ा इम्पोर्टेंटली जो है वो रोल समझा जा रहा है कि उनका एक अपना क्लाउट है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। बेशक ये तमाम के तमाम दावे करते हैं कि हम बानी PTI के वफादार हैं और उसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन आपस के इख्तलाफात इनके बिल्कुल विजिबली नज़र आ रहे हैं। शाहराम तरक्की का भी अपना मतलब एक क्लाउड है वो यूज़ करते रहे। पीछे भी हमने देखा कि परवेज़ खटक साहब के बाद जब दोबारा महमूद खान साहब जो है वो वज़ीर आला बनाए गए तो उस वक्त भी एक पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चपकलिश थी। तीसरा जो देखिए कल एक स्टेटमेंट जारी हुई, जो साबिक वज़ीर आला है महमूद खान साहब, उनके तर्जुमान है ज़ियाउल्लाह बंगश, उन्होंने भी कहा कि जनाब। शाह साहब आपसे हम रिकनेक्ट करते हैं, कुछ टेक्निकल इशू यहाँ पर आ रहा है। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आ रही हूँ। ये जो गौहर साहब कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर, वो कह रहे हैं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। फिर ये खबरें जो हमारे सामने आ रही हैं, एक जानिब उनके ये मुतज़ाद बयान, दूसरी जानिब ये खबरें आ रही हैं, आपको नज़र आ रहा है कि पख्तूनख्वा में ये कोई नई तब्दीली आने जा रही है सारी सूरत हाल को देखते हुए? जी ये देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि सियासी जमातों की जब तंजीम साजी होती है तो तंजीम साजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि तंजीम जो होती है वो अगर किसी के ऊपर कोई झटका होता है, आता है किसी पार्टी के ऊपर कोई उनका लीडर मारा जाता है, कैद हो जाता है, तो फिर तंजीम संभालती है। माजी में आप देख लीजिए बहुत सारी तंजीमें, ANP को ले लीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ले लीजिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ले लीजिए, इवन PMLN को ले लीजिए, लेकिन इमरान खान साहब ने PTI तंजीम बनने नहीं दी। उन्होंने जो रिश्ता रखा वो रखा वन मैन शो प्योरली, और तंजीम साजी में तस्लीम फारूकी हैं या जस्टिस वजी हैं या और दूसरे लोग हैं जिन्होंने तंजीम साजी की कोशिश की। लेकिन इमरान खान को ये पता था कि अगर तंजीम साजी हुई और तंजीम मजबूत हो गई
तो फिर जाहिर है कि आप तंजीम अगर मजबूत होती है तो फिर जो कायद होता है या सदर होता है उसको पूरी आज़ादी नहीं होती है कि वो ईज़िली मूव कर सके। हालांकि हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती का शिकार होता है, लेकिन इसके बावजूद मुश्किलात पैदा होती हैं। तो इमरान खान साहब ने क्योंकि तंजीम साजी की होने नहीं थी और सबको पता है कि उन्होंने डिस्टर्ब किया, तो तंजीम नहीं होने की वजह से आज ये हाल है कि आप इमरान खान जेल में हैं और जो अहम तरीन लोग थे, क्योंकि तंजीम साजी थी नहीं तो इसलिए टूट टूट कर जो है वो या तो मुझसे फरार हो गए या उन्होंने पार्टी छोड़ दी या कोई जो है वो साइडलाइन हो गया या कोई खामोश हो गया और फिर एक तरीके से तंजीम पर कब्जा कर लिया आपके लॉयर्स ने। और जब लॉयर्स ने कब्जा किया तो यकीनन पीटीआई पे कब्जा करने के बाद इमरान खान भी इसलिए चुप हो गए कि अगर इमरान खान इस मौके पे बोलते हैं तो कम से कम पीटीआई तो जिंदा है ना, उनकी बात तो की जा रही है। वो अलग बात है कि अलीमा खान हैं या दूसरे लोग हैं, फवाद चौधरी या खुद पीटीआई के अहम तरीन लोग ये कहते हैं कि जनाब इस वक्त जो है वो ये जो मौजूदा क़यादत है जो कि ज़्यादातर आपके वो लोग हैं जो कि आपके वकील हैं यानी वकला हैं और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जाहिर है गौहर खान कौन जानता था कल तक। आज वो पूरी इतनी बड़ी सियासी जमात, सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर बन गए हैं। शेर अफजल मरवत ने तो चले फिर भी किरदार अदा किया कि एक मरी हुई पीटीआई को उन्होंने जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन गौहर खान का क्या कमाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर को जो है इमरान खान ने बना दिया। अली अमीन गंडापुर एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी तो है नहीं, चला नहीं सकेंगे, ना सियासी आदमी है, इसीलिए उनके इख्तलाफात हो रहे हैं। और एक बात तय है, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का अब हिस्सा बन चुके हैं और वो कोई भी ऐसा अमल अपने सूबे में नहीं देखना चाहते हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो मसाइल जन्म ले। चुनांचे अंदरूनी इख्तलाफ इसलिए भी है कि तंजीम तो है नहीं, हर आदमी पावर हंगर है। अब शकील खान की जहाँ तक बात की जाती है, उनके इख्तलाफात तो महमूद खान के ज़माने में भी थे और आपके परवेज़ खटक साहब के ज़माने में भी थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि देखें इस वक्त जो KPK में हुकूमत है और जो लोग हैं, मुझे नहीं लगता, मुझे हो सकता है कि एक पूरा ग्रुप कोशिश कर रहा है कि अली अमीन गंडापुर की अदम एतमाद पे ले आए, लेकिन अली अमीन गंडापुर के पीछे कौन खड़ा है? मैं आपको आज वाज़ेह तौर पर बता देता हूँ कि अली अमीन गंडापुर के पीछे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आती है तो वो कामयाब नहीं होगी, लेकिन नहीं आएगी ना, क्योंकि जाहिर है आएगी नहीं। कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की तारीख में उसी वक्त आती है जब फौज चाहती है, जिस तरह अभी इमरान खान के खिलाफ आई थी। तो फौज तो नहीं चाहेगी अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर बेसिकली कोई ना सियासी आदमी है ना आपके एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी है, तो जाहिर है उनका क्लैश तो होगा। वो उनके लिए एक सूटेबल करेंगे, चिल्लाएंगे सब पूरे, और तंजीम है ही नहीं तो ये लड़ाई झगड़ा, पावर हंगर, करप्शन ये होता रहेगा और ये सूबा इस हालात में तरक्की नहीं कर सकता। चले पहले तो इमरान खान सर पे बैठे हुए थे, उनका प्रेशर था तो ये लोग एक जगह थे। अब इमरान खान जेल में है और एक क़यादत जो आई है वो क़यादत ने कब्जा किया हुआ है, वो नेचुरल क़यादत नहीं है, वो प्योर क़यादत नहीं है, वो तंजीमी क़यादत नहीं है, इसलिए ये सारे मसाइल आ रहे हैं। शाह साहब मैं चाहूँगी आप क्विकली कंटिन्यू कर लें ताकि फिर हम अगले पैनलिस्ट की जानिब चलें। देखिए वो जो मैं कंटिन्यू ये कर रहा था कि देखिए चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से 100% इत्तेफाक करूंगा कि अमीनुल्लाह गंडापुर बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल एक पेज पे है जहाँ तक सूबे को चलाने का ताल्लुक है, और उसकी ज़रूरत इसलिए है कि इस वक्त आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकते। अंदरूनी इख्तिलाफ हैं, लेकिन मैं नहीं समझता किसी भी तरीके से जो है नो कॉन्फिडेंस मूव आएगी या सपोर्ट हो सकता है। और इसमें जो सबसे आम नुक्ता वो ये है कि जो बानी पीटीआई जेल में है, मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें ना उनको कन्वे होती हैं, ना उनकी जानिब से जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो बाकायदा पार्टी वर्कर्स तक पहुंचती हैं, और हर शख्स जो है वो उनका जानशीन बनने के चक्कर में इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस वक्त जो अंदरूनी ज़राए इमरान खान साहब और अमीनुल्लाह गंडापुर भी एक पेज पे हैं, और शायद किसी भी लिहाज से बानी पीटीआई जो है उनसे ना नाराज़गी मोल लेंगे, ना जो है वो कोशिश करेंगे कि इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, क्योंकि एक आप जो सूबा है वो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उनके वर्कर्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये होगा जिस आप MPA से बात करें, जिस मिनिस्टर से बात करें, उनका एक ही स्टांस है कि वो बानी पीटीआई के सिपाही हैं और उनके कमांडर हैं और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि इस तमाम क्राइसिस लाइक सिचुएशन को कैसे दूर करते। साथ साथ इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज़ एक और जो हुई है वो जो गुड गवर्नेंस कमेटी थी उसको भी इन्होंने डिसॉल्व करके एक पार्टी की इंट्रा एंटी करप्शन कमेटी बना दी है, जो कि मेरे ख्याल में चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने में मददगार साबित होगी। लेकिन मैं नहीं देखता कि अमीनुल्लाह गंडापुर को एक ताकतवर वज़ीर आला है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ, आप किसी भी तरीके से उनको हटा नहीं सकते। ठीक है इत्तेशाम साहब, एक जानिब जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट भी ये बात कर रहे हैं और ये वैसे भी ओवरऑल एक परसेप्शन पाया जाता है अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कि ऑब्वियसली इनके ताने बाने कहाँ पर मिलते हैं और ये जो कहाँ से इनको लाइन मिल रही है, लेकिन मामला सारा ये कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब हम देख रहे हैं कि उनकी जो बयानात बानी के सामने आते हैं, जिस तरह से वो मुक्तदरा के हवाले से बातें कर रहे होते हैं, और दूसरी जानिब ये अली अमीन गंडापुर साहब के जो सारे मामलात हैं, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मामलात आगे लेकर चल पाएगी? बानी पीटीआई क्या पख्तूनख्वा में एक पख्तूनख्वा ही एक हिस्सा है, एक चैप्टर है जो इनके पास अभी गवर्नमेंट में है, अगर वहाँ परफॉर्म ना कर पाए और अपने नैरेटिव को कॉम्प्रोमाइज़ होने दिया तो आगे तो हालात मुश्किल नहीं हो जाएंगे पीटीआई के लिए? हमना भी आप जिक्र कर रही थी, इंट्रो में भी आपने उसका जिक्र किया कि जिस तरीके से पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि सियासी महाज पे, सिक्योरिटी के महाज पे, इक़्तिसादी महाज पे जो परेशानियां मसाइल हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन सियासी महाज पे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि बड़ी एक सियासी जमात पीटीआई, उसके अंदर जो इस वक्त तोड़ मोड़ का अमल शुरू हो चुका है, इख्तलाफात बहुत पैदा हो चुके हैं, कुछ लोग लफ्ज़ यूज़ करते हैं घड़मस मचा हुआ है। देखें अब जो ज़्यादा परेशान कुन बात है हमने इस सारे सिनेरियो में कि दो बड़े वाज़े ग्रुप बन के सामने आ रहे हैं, एक बुशरा बीबी का जो फॉर्मर फर्स्ट लेडी हैं और उसके बाद अलीमा खान साहबा का जो बानी पीटीआई की बहन है। अभी आप देख लें, अगर आपने उनका गंडापुर का कल का एक टीवी इंटरव्यू देखा हो तो जिस अंदाज से उन्होंने उनके ख़िलाफ़ बातें की हैं कि खान कौन हो। चल जी इत्तेशाम साहब से हम रिकनेक्ट करते हैं। मैं जुल्फ़िकार साहब आपकी जानिब आती हूँ। सर आप कैसे देख रहे हैं इन मामलात को? आने वाले दिन जो अभी सारे मामलात चल रहे हैं पख्तूनख्वा में, कुछ बड़ी तब्दीली होती हुई दिखाई दे रही है और किस तरह से सूबे के जो अवाम हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं सारे सिचुएशन में? मसाइल जो हैं वो वहीं के वहीं हैं, लेकिन सियासी जो हम देख रहे हैं इस वक्त गहमा गहमी वो दिन ब दिन ज़ोर पकड़ती जा रही है। देखिए हमने एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है वो इस वक्त उन्होंने अपनी ताल्लुकात इस्तेवार कर लिए होंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन इख्तिलाफ भी आ सकते हैं, गैप भी आ सकते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ आतिफ खान थे हैं जो ये उस वक्त उनका वज़ीर आला के लिए बिल्कुल नाम मन का गर्दिश कर रहा था और बहुत ही पोटेंशियल कैंडिडेट थे, लेकिन खटक साहब ने जो है ना इनको हटा के उन्होंने महमूद खान को ले आए। उस वक्त वो काफ़ी दूर हो गए और एक ग्रुपिंग है। फिर जिस तरह से अभी शिराजी साहब कह रहे थे कि ये तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पर ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग आज के दिन काफ़ी नुकसान इनको पहुँचाएगी। वो ग्रुपिंग जो है, अगर इमरान खान साहब इंटरवीन नहीं करते हैं चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, उनको आपस में वो नहीं रखते हैं, तो ये ग्रुप गैप आता जाएगा और इस वक्त फिर इस ग्रुपिंग से फ़ायदा कौन उठाएगा? जिन्होंने फ़ायदा उठाना है वो फ़ायदा उठाएंगे। यही वजह है कि शायद ये ग्रुपिंग की वजह थी, जो जलसा इन्होंने किया, अनाउंस किया, सारा कुछ तैयारियां हो गई, लोगों को बुला लिया और एकदम उसको पोस्टपोन कर दिया। तो ये चीज़ें पार्टी के लिए, पार्टी लीडरशिप के लिए बहुत डैमेजिंग है और ख़राब होगी। दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है अपनी जगह उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पर तवज्जो नहीं दी। इमरान खान साहब ने, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन पर कोई तवज्जो नहीं देता, या ख़ानदान की डोमिनेशन होती है या शख्सियत की होती है, जो शख्सियात होती हैं। यहाँ पर अल्टरनेट कोई नहीं। दूसरे चाहे आप देखें कि जरदारी साहब का अल्टरनेट बिलावल है, बेनज़ीर साहिबा जब थी तो उस वक्त अल्टरनेट जो है वो जरदारी साहब ने अपने आप को बनाया, और अगर आप शरीफ ख़ानदान में देखें अल्टरनेट उनका जो है मियाँ शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी हैं और मरीम नवाज भी हैं। तो अल्टरनेट यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर वो जेल में चले गए, अब सब जाते हैं जेल में, उनसे बात कर लेते हैं, बाहर निकलते हैं, जो वो बात करते हैं बाहर निकलते हैं, वो कहते हैं मुझे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है
और वो कहते हैं कि बिल्कुल इस तरह, वो दूसरे चले जाते हैं कि भाई ये आपने क्या किया, ये तो इस तरह, ये तो इस तरह, वो कहते हैं तुम भी ठीक हो। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि अल्टरनेट उनका बाहर कोई नहीं है, और ये आगे चलकर अगर लंबे अरसे तक अगर वो अंदर रहे तो पार्टी काफी डैमेजिंग हो सकता है। सिर्फ एक ही चीज है जो सबको मुतहद रखता है कि वोटर उनका इंटैक्ट है अभी तक, वोटर जो है वो, लेकिन इसको शायद बेहतर अंदाज में अपने कार्ड खेल भी नहीं रहे हैं, बल्कि शायद गेम में बहुत पीछे रह गए। जी ठीक है जी। एहतशाम साहब, आपकी जानिब आ रहे हैं, आप कंटिन्यू करें सर, आप अपना तजिया दे रहे थे सारे मामले में। देखिए, हम ना 2-3 चीज़ें हैं मेरा ख्याल है जो बहुत समझने वाली हैं, और मेरा ख्याल है हमारे पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। अब बुनियादी सवाल इस तरह की है कि एक बड़ा ग्रुप अलीमा बीबी का, अलीमा बहन जो है उनका, बानी पीटीआई की, और बुशरा बीबी जो फॉर्मर फर्स्ट लेडी हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात की वजह से बहुत चीज़ें ख़राब होगी। कल की पार्लिमानी मीटिंग में जो कुछ हुआ है, अंदर की कहानी जो बता रही हैं वो ऑल इज़ नॉट वेल, मुश्किलात पैदा कर रही हैं, और बानी पीटीआई तक सारी बातें पहुँची हैं। और आज मैं एक साहब से बात कर रहा था, मैं ख़बर के तौर पे आपको बता सकता हूँ, जो बहुत करीब हैं उनके, उन्होंने कहा था कि ये मुझे भी उन्होंने सारी बातें बताई हैं बानी पीटीआई ने कि इख्तलाफात हैं, लेकिन वो हंस के कहते हैं कि चलें ठीक है, ये लड़ते रहेंगे तो फिर मेरी अहमियत भी कहीं ना कहीं रहेगी ना, वरना तो ये जिस तरह ख़बरें आ रही हैं कि हर एक ग्रुप जो है ना पार्टी पे कब्ज़ा करना चाहता है। अब सवाल ये है कि क्या अंदर बैठ के, जेल के अंदर बैठ के आप क्या इस तरह का मजाक करके आप अपनी पार्टी को बचा सकते हैं? तो मेरा ख्याल है आमना बहुत मुश्किलात सामने आ रही हैं। देखिए, इनकी पार्लिमानी पार्टी के हवाले से भी बहुत सारी मुश्किलात आ रही हैं। अभी इस वक्त देख लें, जो कौमी असम्बली में इस वक्त आप इनकी जो पार्लिमानी लीडर हैं वो हैं जुरताज गुल साहिबा, और आप देखें कि उनको बनाना चाहते थे शंदाना गुलजार को अपने अली गौर साहब, लेकिन नहीं बना सके, लिहाजा मुसलसल उनकी वहाँ पे लड़ाई झगड़े होती हैं। यही सेनेट में हो रहा है। सेनेट में आप देख लें कि वहाँ अली ज़फ़र साहब जो है ना वो लीडर ऑफ द ओपोजिशन बनना चाहते थे, उनको नहीं बनाया गया, शिबली फराज को बना दिया गया, और इनको पार्लिमानी लीडर बना दिया गया अली ज़फ़र साहब को। लिहाजा वहाँ पर भी खबरें जो आती हैं कंफर्टेबल नहीं हैं। अब सवाल ये है कि जी इसके आगे क्या है? क्या ये सियासी जमात अपने आप अपने तौर पे सर्वाइव कर पाएगी? और फिर सबसे ज़्यादा जो खबरें आपकी केपी से आ रही हैं, अभी देख लें, ये मेरा ख्याल है ज़ाहिर शाह डेफिनेटली इसको इंडोर्स करेंगे, और बहुत से हवालों से जिस तरीके से गंडापुर साहब की पर्सनैलिटी के बारे में कहा जाता है, और जो हुकूमती लोग हैं वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि जी ये तो दूसरी साइड पे मिले हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, और बाहर बोलते हैं और अंदर आके जब उनके पास जाते हैं तो पाँव पकड़ लेते हैं। अब उनका भी कल का इंटरव्यू देखें जिसमें बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने ये कहा है कि जी मैं अलीमा बीबी की बातें क्यों सुनूं, वो क्या उदा रखती हैं। इसी तरह से यूसुफ शौकत ज़ई जो फॉर्मर वज़ीर है वो भी यही बातें कर रहे हैं। तो देखें, फौरी तौर पे जो करने की ज़रूरत है कि सारे लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। एक बात जो बड़ी अहम है आमना, इस सारे क्राइसिस में उनका वोटर, उनका सिंपैथाइजर जो है ना वो इंटैक्ट नहीं रहा। वो जो चाहता है कि बानी पीटीआई को रहा कराया जाए, वो नहीं हो पा रहे। ऑब्वियसली एक एम्बिग्विटी पाई जा रही है कि होना क्या है और किसकी लाइन ली जाए। चूँकि अलीमा खान साहिबा, उन्होंने भी जिस दिन जलसा मुलतवी हुआ से वो मीडिया पर आकर बोली, उन्होंने जो गुफ्तगू की, उसके बाद तो मज़ीद जो सवाल आते हैं वो जन्म भी लेना शुरू हो गए, और इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं तक़वियत भी मिली कि ऑल इज़ नॉट वेल। यहाँ पर जो पंजाब, हम सारा पख्तूनख्वा की सारी सिचुएशन देख रहे हैं, उसके अलावा भी पीटीआई की अगर सिचुएशन देखी जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद अहम टॉपिक्स उन पर बात करेंगे। वेलकम बैक। अभी जो मामलात हैं मुआशी लिहाज से, वहाँ पर अच्छी और बुरी दोनों हम खबरें देख रहे हैं। खबर अच्छी ये है कि रेकोडिक में सऊदी अरब की जानिब से $80 करोड़ सरमायाकारी का मुआहदा इसी हफ्ते होने का इम्कान है, जो IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज की मंजूरी के लिए भी मुआविन साबित होगा। अब जहां एक तरफ हम रेकोडिक मंसूबे पर खुशखबरी हमारे सामने है, वहां पर पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर तशवीशनाक खबर आई है। दी न्यूज़ की खबर के मुताबिक गैस पाइपलाइन बिछाने में नाकामी पर ईरान ने पाकिस्तान को आलमी अदालत जाने का हतमी नोटिस दे दिए। ये मंसूबा तकरीबन 10 साल से ताखीर का शिकार है। खबरों के मुताबिक हुकूमत के आला फैसला साज इस नोटिस पर काफ़ी परेशान है, और इस सिलसिले में पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम ने भी हिकमत अमली तैयार करने के लिए सर जोड़ लिए हैं कि मुल्क को 10 रोज़ कबल मौसूल होने वाले नोटिस के बाद अब कैसा जवाब दिया जाए। चूँकि एक जानिब हम देख रहे हैं कि US सेंक्शंस, वहाँ से वेवर ना मिलने की सूरत में सारी जो सिचुएशन है किस तरह से हैंडल की जाएगी, और पाकिस्तान को इसका किस हद तक नुकसान हो सकता है। एहतशाम साहब, अपना बहुत चैलेंजिंग जॉब है, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जो आर्बिट्रेशन मुकर्रर होती है, वो सबसे पहले इसको आपने देखा कि इन्होंने, ईरान ने कहा कि हम फ्रांस में जाएंगे,
फ्रेंच लॉज के मुताबिक इसको करवाएंगे, क्योंकि अमेरिकन लॉज जो है ना उनको ख्याल है कि वहाँ सूट नहीं करते। पाकिस्तान ने भी इसको सपोर्ट किया, ऑप्ट किया कि जी ठीक है हम भी तैयार हैं, इसके लिए चले जाएँ। अब जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, एक तरफ तो पाकिस्तान प्राइवेटली ये ईरान को बताने की कोशिश कर रहा है, जो तलात हैं कि इब्राहिम रईसी मरूम जो एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए थे, जब वो यहाँ आए थे पाकिस्तान तो इस इशू पे बात हुई थी और उन्होंने कहा था नथिंग डूइंग, इसको हम आपस में बैठ के कर लेंगे, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब मसला ये है कि ऑल ऑफ ए सडन ये मामला सामने आया है। कुछ लोग तो गवर्नमेंट साइड से ये कह रहे हैं कि हम दो तरह की सिफारती कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो अमेरिका के साथ बात हो रही है और हम ईरान को ये कह रहे हैं कि जी 22 फरवरी हम ये हमारा 60 किलोमीटर का जो पैच है हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। और इस दौरान सफारती सतह पे भी अमेरिका को रीच आउट करने की कोशिश की जा रही है कि चाइना और इंडिया को बहुत से हवालों से आप सैंक्शन से बचाते हैं तो हमें भी बचाएं। दूसरी तरफ ईरान से भी इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जी आप ये जो करेंगे तो हमारे लिए ताल्लुकात हमारे ठीक नहीं होंगे। अब देखिए आमना 2009 को ग्राउंड ब्रेकिंग इसकी होती है और तय होता है कि जी 7,500 कितना 750 किलोमीटर से 1,000 तक का किलोमीटर नहीं सॉरी क्यूबिक फीट तक 1,000 मिलियन क्यूबिक फीट तक ये गैस हमारे पास आनी थी, जिसका ईरान ने अपना हिस्सा मुकम्मल कर लिया, हमने नहीं किया। अब ज़्यादा परेशानी की आमना बात यह कि 2014 में प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था और जो हमारी एक शिक लिखी गई थी उसमें 2015 वो ये बताया गया था एग्रीमेंट के मुताबिक कि जनवरी 2015 से अगर पाकिस्तान इस पे अमल नहीं करता अपने हिस्से की ये पाइपलाइन बनाता तो $1 बिलियन डेली पाकिस्तान को ये पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब सवाल यह कि इसके लिए किसको नहीं पता था कि ईरान जो है पिछले 40 बरस से सैंक्शन में आया हुआ है अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की, तो हमने ये मायदा क्यों किया। एक अगर ऐसा ही था तो फिर अपने तौर पे पहले लॉबिंग कर लेते और उसके बाद इस मसले को लेके जाते। तो मेरा ख्याल है अब बहुत से हवालों से हमने जिस तरह हम देखते हैं कि ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात को इतने अच्छे नहीं रहे हैं, भी तो इस तरह के दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहते हैं मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन जब ये बात आती है कि किस तरीके से सियासी और इक़्तिसादी मफादात को प्रोटेक्ट करना है तो ईरानी टफ़ टाइम देते हैं। अब ये है कि जी सारे मामले को हुकूमत कैसे डील करेगी, जिस तरह भी आपने कहा कि जी $800 मिलियन वहाँ से आ जाएगा सऊदी अरब से, लेकिन वो मसला वही है कि वो तो बुरे फंसे हुए $1.2 बिलियन अमेरिका से मांग रहे हैं, दूसरा इधर से सैंक्शन से बचना चाहते हैं, अपना क्या कहते हैं अमेरिका की, और बात करना चाहते हैं ईरान के साथ कि कोई मायदा हो जाए, तो बाज़ार ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि इसको एमिकेबली हम सेटल कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब देखना ये कि कितनी तेज़ी के साथ कितनी स्विफ्टली होगा। ऐसा तो नहीं रिकोडेक वाला मामला हो या वो ईरान का अपना टर्की का जो रेंटल पावर प्लांट था वहाँ पे भी मसाइल पैदा हुए थे, रिकोडेक में हमें पेनल्टी देनी पड़ी थी और फिर दोबारा से नया एग्रीमेंट करके चीज़ें ठीक की थी। तो मेरा ख्याल है यह हमारी अदालतें भी इसको देखें और ख़ास तौर पर हमारी हुकूमत को उसको देखना चाहिए कि वक्त से पहले फैसले किए जाए। जब आप फैसले करते हैं तो देखें कि सैंक्शन लग रही हैं तो उसको क्यों वाइड नहीं किया गया। जी ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें दो चीज़ें बनती हैं। एक तो आपकी हिकमत अमली होनी क्या चाहिए, दूसरा ये कि इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट करेगी क्या सारी उनके मामलात को देखते हुए, चूँकि IMF उस पर अमेरिका का जो एक इम्पैक्ट है वहाँ से भी हमें बेल आउट पैकेज चाहिए, दूसरी जानिब ये वाला मामला खड़ा हुआ है, तो गेट अवे कर सकेगी गवर्नमेंट और इनको करना क्या चाहिए अभी वैसे सारी सूरत हाल में? आपके सवाल का जवाब जो है वो बिल्कुल सही है, इस पर मैं बताता हूँ। लेकिन जो पहला आपका सवाल था कि जी $80 करोड़ की इन्वेस्टमेट हो रही है रेपोटेक में, जी अगले महीने है। देखिए ये वही है जिसमें $17 अरब UAE और सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के ज़रिए, सरमायाकारी जो है वो मादनियात पे, उसमें से ये इसका 80 करोड़ में से 65 करोड़ तो डायरेक्टली रेकोडेक पे है और बाकी 15 करोड़ जो है वो चागी के इर्द गिर्द जो है उसकी बेहतरी के लिए। ये एक वो $17 अरब जिसमें से $10 अरब सऊदी अरब इन्वेस्ट करेगा जो उसने वादा किया है, ये उसका है, तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। दूसरा 2009 में एक मुआहिदा होता है आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान और ईरान के दरमियान कि ये एक गैस पाइपलाइन की जो है वो ज़रूरत है और तकरीबन कोई 1931 किलोमीटर का ये जो है वो आपकी पाइपलाइन थी, जिसमें से 1150 जो है वो आपके किलोमीटर जो है वो उनका ईरान का था और 700 कोई 51 के करीब या 31 के करीब जो है वो पाकिस्तान। और इस सूरत हाल में कहा यह जाता है कि 2011 में ईरान ने ये कवर कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी जो इंटेलिजेंस है उनकी रिपोर्ट ये है कि अभी भी 250
किलोमीटर उनका बाकी है। ये 750 मौका फुट और से लेकर 1000 मौका फुट यौमिया जो है वो ये गैस आनी थी और इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होना था। अब सवाल ये पैदा होता है, इस सिलसिले में 2009 को काम शुरू हुआ और 2013 तक तो चला, लेकिन 2014 में इसको सैंक्शन की बुनियाद पर रोक दिया गया और 2014 से लेकर अब तक ये रुका हुआ है। और इस सिलसिले में 3 नोटिस जो है ईरान ने जारी किया। एक 2019 में पहला नोटिस, फिर 2021-22 में दूसरा नोटिस और तीसरा ये एक नोटिस जारी किया, ये आखिरी है और ये 180 दिन दिया है, क्योंकि 2019 में जो इनका एग्रीमेंट हुआ था और जो नजरसानी एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, उसके तहत पाकिस्तान को कहा गया था कि मार्च 2024 तक आप कंप्लीट कर लें, वरना ये फ्रेंच सालिसी में जाएगा इंटरनेशनल और 18 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को हर्जानी के तौर पर पे करना पड़ेगा। अब ये तीसरा नोटिस जारी हो गया है और ये इसकी मुद्दत है 6 महीने यानी 180 दिन और ये सितंबर 2024 में फिर इसको जाना पड़ेगा ईरान को। और अगर सितंबर 2024 में ईरान इस डिस्प्यूट को लेकर पेरिस सालिसी में नहीं जाता है तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकेगा, इसलिए उन्होंने ये आखिरी नोटिस दिया है कि आप इस पर मान जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो फंसी हुई है बेचारी। एक तरफ ये है कि वो ईरान के साथ ये गैस पाइपलाइन अगर पूरा करती है तो अमेरिका बहादुर बहुत नाराज़ हैं और पाकिस्तान अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अहम तरीन जो आपके जो फौजी सामान है, आपके एटमी मिसाइल्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं अहम तरीन, वो आहिस्ता आहिस्ता चाइना की तरफ तो डाइवर्ट हो रही है, लेकिन अभी भी उसके सारे पुर्जे, उसकी सारी स्पेशलिटी, उसके सारे फंक्शंस, उसकी सारी चीज़ें अमेरिका के साथ रिलेट है और अमेरिका सुपर पावर है। तो जाहिर है वो ये तो नहीं कह सकता कोई फन्ने खान जो बन जाते हैं कि जी अमेरिका को छोड़ दो और हम बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका सुपर पावर है और आपकी सारी अहम टेक्नोलॉजी इस वक्त अभी भी 70% जो है वो अमेरिका की बुनियाद पर है। पाकिस्तान की कोशिश हो रही है, जो मैं बात कर रहा था इसहाक डार साहब से, तो उन्होंने कहा यार हम कोशिश कर रहे हैं, मेरी शहबाज शरीफ साहब से भी बात हुई थी इस इशू में, तो उन्होंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को इस सिलसिले में कायल करें। 2 ही चीज़ है, या तो हम ये बनाने दें, क्योंकि हम 18 बिलियन डॉलर तो नहीं दे सकते हैं, और अगर आप हमें कहते हैं नहीं जी ईरान के साथ सैंक्शन, जबकि रूस रशिया डील कर रहा है, चाइना डील कर रहा है, इंडिया डील कर रहा है, आप उधर तो कुछ नहीं कहते, हमें कहते हैं, तो या तो फिर ये बताइए कि जब अगर हम सालसी में हारते हैं तो 18 बिलियन डॉलर तो हम नहीं दे सकते हैं, हम तो यहाँ 6 बिलियन डॉलर के लिए जो है IMF से पाँव पकड़ रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका या तो नरम रवैया रखे इसमें, या फिर वो 18 बिलियन डॉलर की कंपनसेशन खुद करे ताकि ये मसला रिजॉल्व हो। ठीक है जुल्फिकार साहब, ये कितना बड़ा चैलेंज है अमेरिका को इस पे करना कन्विंस पाकिस्तान के लिए? पहले कन्विंस नहीं हुआ, अब ऐसा पाकिस्तान क्या करेगा, ऐसा क्या पॉइंट सामने रखेगा जिस पे आप समझते हैं कि मामला ठीक हो सकते हैं? देखिए चैलेंज तो बहुत बड़ा है, इसमें नो डाउट, लेकिन जब करने वालों ने किया और किया क्यों, उसमें भी कोई सोच के उन्होंने किया। अब वो गलत है या ठीक है, हो गया, अब उसको टैकल किस तरह करना है। ना ईरान को आप छोड़ सकते हैं ना अमेरिका, अगर ये 18 बिलियन डॉलर को छोड़ भी दें। अभी जब शुरू में आए थे तो उस वक्त जो सेकंड नोटिस आया था तो 80 किलोमीटर का जो वो था, उसको ग्वादर तक लाना था और उन्होंने बाद जल्द काम शुरू कर देंगे, और उसके लिए गालिबन पैसे भी मुख्तस कर दिए गए थे 158 मिलियन डॉलर, यानी 15 करोड़ 15 या 16 करोड़ आप कह लें कि उसमें डॉलर उन्होंने मुख्तस कर दिए। उन्होंने कहा ये उसकी कॉस्ट है, हम इसको कर देंगे ताकि ये चीज़ डिले हो और ईरान ना जाए। बात बिल्कुल ठीक है। अभी जो हमारे दोस्त ने बताया कि या तो अमेरिका फिर ये करे कि ठीक है आप हमने तो कर लिया, आप 18 बिलियन डॉलर दे दें, हमारी जान छुड़ा दें, हम नहीं करेंगे, और अगर नहीं करना है तो आप। और अमेरिकन, ऐसा नहीं है कि अमेरिकन बहुत ही जो है वो इधर बिल्कुल उन्होंने कोई बहुत ही एक ऐसा स्टैंड लिया हुआ है। जाहिर है वो अगर वेवर देंगे, वो अगर वो इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे तो पाकिस्तान से कुछ मांगेंगे, डिमांड भी करेंगे। अब पाकिस्तान किस तरह अपने कार्ड खेलते हैं उनके साथ,
किस तरह उनको जो है वो राजी करता है। वाकई इंडिया चाइना वो तेल खरीद रहा है। हमारी जितनी मरतबा भी बात हुई है जो ईरानी डिप्लोमेट से, वो कहते हैं कि इस पे कोई सेक्शन, कोई इस पे सेंक्शन नहीं है। ये बल्कि अखबारात में भी छपा है कि उसमें वो कहते हैं कि कोई सेंक्शन नहीं है। अब पाकिस्तान ने उनको राजी करना है, और उस पर कि हमारे क्राइसिस हैं, उसमें एनर्जी क्राइसिस है। एनर्जी क्राइसिस जो है वो सख्त, आज सुई से कभी गैस निकलता था, पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करता था, अब उसकी जो सुई की अपनी कंजम्पशन जो है कोई तकरीबन 20% रह गई है। इसी तरह पंजाब में और सिंध में जो गैस निकल रहा है वो भी इतने वो नहीं है कि आपके बढ़ते हुए आबादी को आपको देने लगे। राइट। तो ये एक ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड हो सकता है कि हमारे एनर्जी क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक परेशानियां हमारी तौर पर आप वेवर इसको दें, और जाहिर है वो डिप्लोमेसी के थ्रू हो सकता है। जी शाह साहब। देखिए आमना, मेरे ख्याल में बड़ा विजिबल है ये, शायद एक मैं कहता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है पाकिस्तान के लिए, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए पाकिस्तानी बड़े माहिर हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, कहते हैं ना, चांसेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसहाक डार साहब जैसे दिमाग हमारे पास हैं, इस वक्त हम नेगोशिएट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि या तो आप $18 बिलियन हमें अमरीकी पे कर दें, या फिर सॉफ्ट जो है हमारे साथ रवैया रखें कि हम इसको कंटिन्यू करें। सैंक्शंस ईरान पे है और रोका हमें जा रहा है। ईरान से हम पेट्रोल नहीं ख़रीद सकते, बाकी स्मगल हम कर सकते हैं। देखिए 2-3 चीज़ें। अब अमेरिका हमसे चाहता क्या है? क्या वो चाहता है कि CPEC को रोल बैक किया जाए? क्या वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की डिमांड करना चाहता है? तो मेरे ख्याल में इस वक्त एक लिहाज से मुश्किल सूरत हाल पाकिस्तान के लिए है, लेकिन पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज भी कर सकता है अपने फेवर में। अमेरिकन डिमांड को देखना होगा, चाइनीज़ डिमांड को देखना होगा, और फिर ईरान के साथ जो पाइपलाइन वाला एक इशू नहीं है, बल्कि इसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपका जो पेट्रोल क्राइसिस है उसको भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको नेगोशिएट करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे फॉरेन पॉलिसी फेलियर और आपके डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो फेलियर्स हैं वो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल सूरत हाल के अंदर जो है वो ले आए हैं। यानी पहला नोटिस, उसके बाद दूसरा नोटिस, इसके दरमियान कितना पीरियड था? इस दौरान हमने इस चीज़ को सीरियसली क्यों नहीं लिया? यही हालात हमारे जो है वो कासा 1000 प्रोजेक्ट के टाइपी जो हमारा पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था उसके अंदर भी यही है। दूसरा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आपको एनर्जी देना चाहते हैं सर्दियों में और गर्मियों में, और सर्दियों में वो आपसे लेना चाहते हैं, आप वो नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों एक ऐसे स्टेज पे ला रही है कि आपको एक तबाही की तरफ लेके। अब हमने सोचना ये होगा कि वाकई अगर हम अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, जैसे कि सारी उम्र वो क्लेम करते रहे और हम उनके लिए वॉर ऑन टेरर भी लड़ते रहे, अपने मुल्क को भी तबाह किया, लेकिन उसके बदले में हमें मिला क्या? पहले ROZs का वादा था, उसके बाद फिर आपके बर्ड एरियाज़ के लिए डेवलपमेंट का वादा था। और एक बड़ी मजे की चीज़ आपको बताऊं कि अब तो मर्ज एरियाज़ के अंदर USAID के प्रोजेक्ट के थे, आपके लैंड रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। तो क्यों लैंड रजिस्ट्रेशन करने? एक तरफ आपको एक तरफ डाला जा रहा है, दूसरी तरफ आपको वो अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा नहीं उठाने दे रहे, और 24 घंटे या मतलब हम कह सकते हैं कि इस कोशिश में होते हैं कि आप हमेशा उनके मोहताज रहे। तो इल इंटेंशन उनकी अपनी है, और रीज़न यही है कि अमेरिका इस खत्ते के अंदर अपना फुट होल्ड कायम करना चाहता है। अब आप बात करते हैं एनर्जी क्राइसिस की। एक तरफ हम कहते हैं कि जी मिनरल हमारे पास जो है वो कॉपर रिजर्व निकल आए हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि स्पिन वार्म 1 और 2 गैस इतनी ज़्यादा है कि वो हमारे 1000 साल की हमारी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। तो सच है क्या? देखिए, अगर आप अपने रिजर्व्स को, अपने मिनरल्स को निकाल कर अपने लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो हम क्यों इतने कैदी बने हुए हैं? ऑब्वियसली आपकी जो गलत पॉलिसीज़ हैं, आप जिस कैंप के भी अंदर गए, माजी की जो गलतियां आपने की, अब आपको इस नेक्सस से निकलना होगा। निकलने के लिए अब जाहिर बात है कि ये हुकूमत की जो है वो सवाबदीद के ऊपर है कि वो किस तरीके से निकलना चाहेगा। मुश्किल सूरत हाल ज़रूर है, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि बड़ा अच्छा मौका है कि आप नेगोशिएट करें कि जनाब अगर आप हमसे अमेरिका ये कुछ चाहता है तो उसके बदले हमें मिलेगा क्या? क्योंकि उसके बदले आपको सिर्फ कर्जे मिल सकते हैं। आपने वॉर ऑन टेरर लड़ी तो आपको पीनट्स मिले, फ़ायदा जो है वो जाहिर बात है कोलिशन ट्रूप्स और कोलिशन, और आप दूसरा दोबारा अफगानिस्तान को आपकी झोली में डाल के चले गए। अब वही लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वही मिलिटेंसी है, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसके पास वक्त कम है। है। इस मामले को लेकर उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा ये आने वाले दिन। अपने तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।